साथियों, देवों की भाषा संस्कृत में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने आपको प्यूसम भाग 2 आपका चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें 2 वीडियो आपको मैंने करा दिया था, मंगलम और दूसरा था आपका पाटलिपुत्र वैभवम। मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया था उस दोनों चैप्टर को, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों कराया था जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप वो पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है एग्जाम में। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का जो आपका वीडियो है वो अलस कथा, नाम से ये स्पष्ट है कि ये आलसियों की कथा होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस कहानी में। ये बहुत ही अच्छा कहानी है और इसके साथ साथ ये कुछ शिक्षा भी देगी ये कहानी। इसको मतलब एक व्यंग्यात्मक तरीका से, यानी हंसी मजाक के तरीका से इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय नंबर आप देख सकते हैं, ये तीसरा है। पहला मंगलम था, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम और ये तीसरा है आपका अलस कथा। ठीक है, हम प्रयास करेंगे आपको अनुवाद पूर्ण रूप से आपको समझाने का। चलिए, कह रहा है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। कहा जा रहा है यहाँ पर कि यह जो पाठ है वह विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति और कौन विद्यापति ने किस ग्रंथ से, तो पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है। कौन सी परीक्षा नामक, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। यहाँ से एकदम सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि ये विद्यापति जो लिखे थे ये अलस कथा, वो कहाँ से लिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा मेरा सर पुरुष परीक्षा से। कहाँ से, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए मैंने अनुवाद भी इसका लिख दिया है। मैं आपको पहले भी बता दिया था कि इसके हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर आपके रहेंगे, संस्कृत में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ अनुवाद भी समझते जाएंगे साथ साथ। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से क्या किया गया है, लिया गया है, या उसका अंश विशेष है। ठीक है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर क्या प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की क्या दी गई है, शिक्षा दी गई है कि मानव के अंदर जो दोष है उसको हम कैसे दूर करें। यह शिक्षा दी गई है किस ग्रंथ में, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में। ये अलस कथा पाठ किसने लिखा, तो विद्यापति ने लिखा। कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। 2-3 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ से होने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। सिंपल है, यहाँ जो विद्यापति थे वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। कहने का मतलब कि विद्यापति जो थे लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के क्या थे, निर्माता भी थे। कौन, विद्यापति। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। और नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। ठीक है, जो नीतिकार लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, यानी जो इथिक्स वाले लोग हैं, नीतिकार लोग जो नीति से ही चलते हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि जो आलस है वह शत्रु है, ये किसी भी मानव का क्या है, दुश्मन है। मानव के अंदर यदि आलस्यपना आ जाए तो फिर वह कभी आगे बढ़ नहीं सकता है और ना ही सफलता हासिल कर सकता है। जैसे कि आपका अभी बोर्ड का एग्जाम है और आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आप अभी भी आलस्य रखेंगे तो फिर आप अच्छे नहीं बन सकते हैं। आप समझ रहे हैं। हाँ, तो प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। स्पष्ट है, मैंने नीचे भी इसका अभी हिंदी ही पढ़ा दिया कि इस पाठ में जो है आपका आलस नाम का दोष जो मानव में पाया जाता है उसके एक व्यंग्यात्मक कथा दिया गया है। यानी अलस कथा जो है एक व्यंग्यात्मक तरीके से मानव पर यह बनाया गया है, मानव के दोषों का वर्णन किया गया है व्यंग्यात्मक रूप से, यानी मतलब हंसी मजाक के तरीके से। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और बनेगा। क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव, आपसे पूछ सकता है कि अलस कथा एक कैसी कथा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ओके, चलिए आगे है आसित मिथिलायाम। अब आपका यहाँ से वो व्यंग्यात्मक कथा स्टार्ट होता है। आसित मिथिलायाम वृषवर नाम मंत्री। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कि मिथिला नाम का
मिथिला में वीरेश्वर नाम का क्या था, मंत्री था। स च स्वभाववाद दानशील कारुणिक च सर्वोभय दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति तत्मध्य अलसेभ्य अप अन्न वस्त्रे दाप्यति यतः। कहने का मतलब यहाँ पहले समझेंगे, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नामः मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक क्या था, मंत्री था। ठीक है, आगे कह रहा था स च स्वभाववाद दानशील, यानी कि वह स्वभाव से कैसा था, दानी था और क्या था, दयावान था, दयालु था। ठीक है, आगे कह रहा है कि सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति, यानी कि वह आलसियों को भी क्या देता था, अन्न वस्त्र देता था। आगे वही लिखा हुआ तत्मध्य अलसोभ्य अप अन्न वस्त्रे क्या दाप्यति। क्यों देता, यतः माने क्योंकि, क्यों देता था, आइए समझते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपके क्या बनने वाले हैं कि जो मिथिला का मंत्री था उसका नाम क्या था, तो वीरेश्वर था। ठीक है, उसने क्या किया कि जो आलसी लोग थे उसका क्या करते थे, भोजन और उसे वस्त्र देते थे और बहुत ही दयालु थे वो। ठीक है, चलिए, यतः यानी क्योंकि निर्गति नाम च सर्वेशा अलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कर्तुम जाठ्रेनपि बहिना। कहने का मतलब है कि ये दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है, आलसियों का होता है। सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः, इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। देखते हैं अगर हमें आलस हो जाता है तो हम भूखे भी रह लेते हैं लेकिन आराम से क्या रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं। ये आलसियों की, ये जो लोग आलसी जिसके अंदर आलस पाए जाते हैं वो उनको भूख का चिंता नहीं होता है, वो परिश्रम करना चाहते ही नहीं है। ठीक है, अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये बात आपको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ततो अलस पुरुषा नाम तत्र इष्टम लाभम श्रुत्वा बहवा अस्तुत परि मिर्जा अस्त अत्र बर्तुल लिव भुवः यतः, यानी कहने का मतलब कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। तोंद बढ़े यानी जो आलसी नहीं भी थे, जो मोटे मोटे भैंस वैंस लोग थे वो भी आकर क्या हो गए, जमा हो गए। क्यों, आपको तो पता है कि अगर मंगनी में कोई चीज़ मिलेगा तो तुरंत वहाँ पर क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने जो एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था उसने सोचा कि जो आलसी लोग हैं उसको तो कोई होता नहीं है, ठीक है, और आलस उसके अंदर से इतना जल्दी जाने वाला है नहीं, तो उसके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके आड़ में अच्छे लोग भी क्या हो गए, आलसी हो गए। सिंपल बात है, अगर किसी को सुविधा मिलेगा तो आलसी हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यतः स्थिति शौक मूला ही सर्वेशाम अपि सहते स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। कह रहा है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर क्या हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे कह रहा है कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा ध्रुता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती, यानी कहने का मतलब है कि बाद में आलसियों का जो सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन क्या करते थे। इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है, लेकिन कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य हैं, यानी ये हमारा, अब हम क्या करें, ऐसे लोग भी भोजन कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब भोजन यहाँ वो आलसी है भी नहीं और वो क्या कर रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ मतलब ये बहुत बड़ा समस्या बन गया। क्यों, क्योंकि बहुत अधिक क्या होने लगा, धन का खर्च होने लगा आलसियों के पीछे। पता चलता कि पूरा खजाना खाली हो जाता राजा का। लेकिन वीरेश्वर नाम का मंत्री वो सोचा था कि कुछ आलसी हैं, उनको कम से कम कुछ दया हो जाए, और उसके चक्कर में देख रहे हैं अच्छे लोग भी क्या हो गए, आलसी का ढंग भेष में आ गए। ठीक है, वही लिखे हैं यहाँ पर, हम पढ़ देते हैं। तद अंतरम अलस्य शालायाम बहुद्रव्य व्ययम, यानी बहुत अधिक धन दृष्टवा तत्नियोगी पुरुषे परामिष्टम, ज़्यादा धन खपत होने से जो नियोगी पुरुष थे या जो भी वहाँ मंत्री थे उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत, इसमें जो आलस्य जिसके अंदर है ही नहीं वो भी आकर क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यदि भवती
तत् अलसा पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मा, अगर ऐसा है तो हम जो सही में आलसी है उसकी परीक्षा ली जाए, तभी पता चलेगा कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। यति परामर्श्य प्रसुप्तेषु आलस्य शालायाम तन्नी नियोगी पुरुषा बहिनाम दाप्यति निरूपायम आसु। कह रहा है कि इसीलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में क्या किया गया, आग लगा दिया गया। जब आलसी लोग सोए हुए थे तो उसके घर में क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया, एक परीक्षा लिया गया। कैसा परीक्षा, आइए देखते हैं, समझते हैं। ततो गृह लग्नम प्रभिर्दम अग्निम दृष्टवा धुरुता सर्वे पालियाता, यानी जब जैसे ही घर में देखा कि आग लगी है तो जितने भी धूर्त आलसी थे वो क्या किया, वो घर छोड़ छोड़ कर क्या होने लगे, भागने लगे। पालियाता मतलब भाग गए। पश्चात ईषद अलसा अपि पालीचता, यानी कहने का मतलब कि जो कुछ तनी मनी जो आलसी था, थोड़ा बहुत जिसके अंदर आलस था, वो भी आग को देखकर भाग गया कि अब तो घर में आग लगी, इसमें तो मर जाएंगे। ये परीक्षा था, लेकिन उस लोग को पता नहीं था। यही लिखा है यहाँ पर कि इसके बाद घर में आग को देखकर बढ़ते सभी धूर्त लोग क्या हो गए, भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, जो थोड़ा बहुत आलसी थे वो भी क्या हो गए, भाग गए। चत्वारः पुरुष अस्त अत्रैव सुप्ता परस्परम आलाप अंति, चतवारा मतलब चार पुरुष परस्पर आलाप करने लगे। ठीक है, मैंने इसका अनुवाद क्लियर किया है। चार व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रवृतम मुखिनेन उक्तम, ऐसा आलसी था, घर में आग लगा हुआ है तो ऐसे चादरा उठा के देखता है क्या हो गया है, और कहता है अहो कथम मयम कोलाहल, वो आग नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि हल्ला कैसा है। उसने बोला, यहाँ एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, मुख ढक कर, खोल कर नहीं, कुछ हल्ला उल्ला होता और ढक लिया, आलसी तो ही था। ठीक है, और बोला अरे हल्ला कैसा है। द्वितीयेन उक्तम तर्कयते यदि अस्मिन् गृहे अग्नि लग्न अस्ति, तब दूसरा ने कहा लगता है, मतलब लगता है कि नहीं से उससे मतलब नहीं है, लगता है इस घर में आग लगी है, आग लगा हुआ है, फिर भी वो कह रहा है कि लगता है इस घर में आग लगी है। चलिए तीसरा, चार आलसी थे ना, तीसरा का बात सुनिए क्या कह रहा है। तृतीय नुक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीम जलाद्रय वासो भी कटवायस्मान प्राविनोति। तीसरा क्या कह रहा है कि कोई धार्मिक, ऐसा कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों या चटाई से हम लोग को क्या कर दे, ढक दे। देखिए आग लगा हुआ और वो सोच रहा है कि हम यहीं पर रहे और कोई धार्मिक आए और हमारे ऊपर वो वस्त्र मतलब आग जो पानी से जो भींगा हुआ कंबल या वस्त्र हमको क्या करे, ऊपर से रख दे, जो हम आग से क्या हो जाए, बच जाए। इससे बड़ा आलसी कौन होगा जो सामने एकदम आग लगा हुआ है और ये बातें कर रहा है। तब आइए चौथा ने क्या कहा। चतुर्थ उत्तम अरे बचा लो कति बचनानी बक्तुम शक्नुथा तुसनी कथम न तिष्ठत। तब चौथे ने कहा अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये इतना ओरिजिनल आलसी था कि ये चारों को हिलने वाला नहीं था। वो आपस में बात करके फिर सो गया, उलट गया, क्योंकि इसने कहा कि चुपचाप सो जाओ, कुछ क्यों हल्ला कर रहे हो इतना। ये सब सुनकर आगे क्या होगा आइए देखते हैं। तत्पश्चातुर्णम अपि तेषाम एवं परस्पर आलापम श्रुत्वा बहिनम च प्रविर्धम पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धम भयेन चत्वारो अपि अलसा केशवा व कृष्य गृहीत्वा गृहात बहिकृता। तब चारों की आपसी बात सुनकर उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से, नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों नियोगी पुरुष जो थे उन्होंने सोचा कि ये चारों आलसी कहीं मर न जाए, उसके भय से उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, ये चारों की बात सुने कि सही में दुनिया में आलसी होता है और उसके लिए क्या कहा गया आइए समझते हैं। क्या कहा ये नियोगी पुरुषों ने कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति ना आलसा नाम गति किंचित लोके कारुणिकम बिना। कह रहा है स्त्रियों का रक्षक तो पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी क्या होती है, माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब आप सोचोगे, आपको कोई कहेगा कि आप आलसियों को खाना वाना खिलाना है, आप खिलाओगे? नहीं खिला सकते। ये दयावान लोग, दयालु लोग हैं, वही कर सकते हैं, क्योंकि आलस्य मानव का एक बहुत बड़ा शत्रु है। इसे हमें क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतने दयालु लोग नहीं हैं अभी। फिर आगे और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक क्या देने लगे, वस्तुएं मंत्री द्वारा क्या की जाने लगी, दी जाने लगी। सिंपल सा कहानी था, आपको समझ में आ गया होगा कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जिसने आलस्य, जो लोग आलसी थे उसको भोजन और वस्त्र देते थे।
ये सुविधा सुनकर धूर्त लोग भी क्या किए कि आलसी बनकर वहाँ आ गए और कृत्रिम आलस्य में, यानी जो कृत्रिम मतलब आलस्य शाला बना हुआ था उसमें आकर वो भी ढोंग रचाने लगे कि हम भी क्या है, आलसी है, और वो भी भोजन करने लगे। तब इस स्थिति को देखते हुए राजा ने सोचा कि ये बहुत अधिक धन खर्च हो रहे हैं, इसकी परीक्षा ले जाए। और जब परीक्षा लिया गया तो उस परीक्षा में सभी भाग गए, सिर्फ 4 आलसियों को छोड़कर, जिसमें से चारों बात कर रहे थे आपस में। पहला कह रहा था कि एक बार एक चदरा जो था ऊपर से रख लिया और बोला ये कोलाहल कैसा। तो दूसरा कहा लगता है घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक उर्मिक नहीं है जो हमको कोई कंबल उम्बल से क्या करे और भींगे हुए वस्त्र से उड़ा दे। तब तीसरे ने कहा, ये सबसे तीसरे ने क्या कहा था, तो तीसरे ने कहा था, देख लेते हैं, ध्यान मुझे किधर गया सर, हाँ, तीसरे ने कहा, दूसरे ने कहा कि घर में आग लगी। हाँ ठीक है, हमने एक ही में जोड़ के बोल दिया। पहला ने कहा कि ये कोलाहल कैसा, दूसरा ने कहा लगता है घर में क्या है, आग लगी है, और तीसरा ने कहा कोई धार्मिक वर्मिक नहीं है जो हमें आकर के हमें भींगे हुए वस्त्र को ओढ़ा दे। तब चौथा ने कहा अरे बचा लो, तुम लोग क्यों बात कर रहे हो, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते हो। इसी सब को सुनकर वो चारों को बाल पकड़ कर खींचता है। ध्यान रहे, आपसे पूछेगा सवाल कि चारों आलसी को कैसे निकाला गया, तो बाल पकड़ के निकाला गया था। ठीक है, यही था कहानी। और इसमें स्पष्ट कहा गया, एक लाइन आपको यहाँ हर हाल में ध्यान रखना है, भूलना नहीं इस लाइन को, कि स्त्रियों का रक्षक पति और बच्चों का रक्षक तो माँ होता है, लेकिन आलसियों का रक्षक कौन होते हैं, दयावान पुरुष होते हैं। ठीक है, यानी दयावान यानी दयालु पुरुष, जो कारुणिक पुरुष है वो होते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये उम्मीद करते हैं आप कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसका PDF अगर चाहिए आपको तो PDF के लिए आप कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में यहाँ स्कैनर को भी स्कैन कर सकते हैं इसको, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुमन सर तो वहाँ से भी आ जाएंगे। हाँ, सर के स्पेलिंग में $R लिखिएगा, क्योंकि वो यूजर ID वो जो मतलब मिलता है वैसे आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, हाँ ये आप ध्यान से सर के स्पेलिंग में $R लिखिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पर। मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा सिस्टम एकदम क्लियर रखने वाला हूँ, कोई ज़्यादा इधर उधर एक्स्ट्रा वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसको हम लोग तो यहाँ तक आएंगे ही, और एक बार अंतिम में हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, मिथिला का मंत्री कौन था। 4 ऑप्शन, बुद्धिवीर ये तो पढ़े नहीं, कर्मवीर तो पढ़े नहीं, धर्मवीर तो पढ़े नहीं, कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, वीरेश्वर। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग का भी जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से, महाभारत से। तो रामायण और महाभारत की तो कोई चर्चा ही नहीं है, और अग्नि पुराण का कोई चर्चा नहीं, तो कौन बच गया, पुरुष परीक्षा। मैंने बताया था कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आप लोग का भी आंसर बहुत बेहतर आ रहा है, आपने पढ़ाई अच्छी से की है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन नष्ट करता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, धन, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं पढ़े, धर्म बिल्कुल नहीं पढ़े, कौन बच गया, आलस। मनुष्य को आलस क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु कौन है, आलस है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन, चौथा आपका है क्वेश्चन, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। बताइए, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पाटलिपुत्र में नहीं, जनकपुर में नहीं, अयोध्या में नहीं, क्या बच गया, मिथिला में। बिल्कुल सही आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, मिथिला में। कहाँ थे, मिथिला में। मिथिला का वीरेश्वर नाम का मंत्री था। ओके, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, ये भी तो आप अभी तुरंत पढ़े। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो आलसी को कौन देते थे, बुद्धिवीर नहीं, कर्मवीर नहीं, धर्मवीर नहीं, कौन थे, वीरेश्वर। क्या देते थे, धन देते थे और अन्न देते थे। ओके, अन्न और वस्त्र देते, धन नहीं देते थे, सॉरी। आलसी पुरुष कितने थे, यह भी कोई सवाल है सर, अभी तो तुरंत आपने पढ़ाया है कि आलसी पुरुष की संख्या कितनी थी, 4 थी। चलिए, सही है आंसर आप लोग का भी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी में है, 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। पूरे तो पढ़े, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन होगा, आलसी का ना वर्णन होगा, तो अर्थ का तो होगा नहीं, धर्म का तो होगा नहीं, तो कौन बच गया ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर सी में आलस दिख रहा है सर। इतना इजी प्रश्न, बिल्कुल यही सब प्रश्न रहेगा, दूसरा इधर से, ये सब कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ प्रश्न है विगत वर्षों में। आप उलट के आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, चलिए अगला सवाल 8 नंबर, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, यानी कैसा कथा है, आपको कैसा, बहुत मजा आया, यानी व्यंग्यात्मक तरीके से, मतलब हंसी मजाक करते हुए उसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा था, व्यंग्यात्मक कथा। कैसी कथा, व्यंग्यात्मक कथा। अलस कथा किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक कथा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 9वां सवाल है आपका कि आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई।
जाड़े के कारण बिल्कुल नहीं। आलसियों की परीक्षा के लिए मच्छर के कारण, मच्छर के कारण तो होगा नहीं सर, बिना किसी कारण के नहीं, बिना किसी कारण का ऐसा कोई क्यों करेगा। तो क्या बच गया, आलसियों की परीक्षा के लिए। किसकी परीक्षा के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल, कारुणिक यानी दयालु, दयालु कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, ध्रुतों की, ऐसा तो होगा नहीं, पतितों की, ऐसा होगा नहीं, बचालों की, नहीं, ये सब नहीं होगा। किसका, आलसियों का। मैंने बताया था ना कि आलसियों का कोई नहीं होता है, कारुणिक पुरुष को छोड़कर, यानी जो दयालु लोग हैं वही आलसी की सेवा कर सकते हैं, दूसरा कोई आलसियों के लिए कोई नहीं, उसका रक्षक नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। 11वां नंबर सवाल, ऑब्जेक्टिव, अलस सलाह में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, कौन भागे, आलसी थोड़ी भागा था सर, आलसी नहीं भागा था, ध्यान रहे, टिक नहीं कर दे आप, आलसी कौन भागे थे, तो जो धूर्त लोग थे वो भागे थे। आप लोग का भी आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी लगातार आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर तो अब है नहीं, अब हम किधर की ओर बढ़ेंगे, तो अब हम बढ़ने वाले हैं इसके 2 अंक स्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। ठीक है, आपको क्लियरली यहां तक अभी तक तो समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, 2 अंक स्तरीय। आपको इधर उधर से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में देखिए बढ़िया से और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अलस कथा का विषय, अलस कथा का वर्णन विषय क्या है, अलस कथा क्यों पढ़े हम। ठीक है, तो मैंने क्लियर लिखा है कि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है कि विद्यापति द्वारा ये रचित है और ये कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों को निराकरण की क्या देता है, शिक्षा देता है। ये कह रहा है कि ये मानव की ये एक दोष है, उस दोष को हमको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ओके, आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने का उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला को कैसे निर्वहन करते हैं। इष्टम लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते। उसने एक मतलब उनके मन में ऐसा सवाल था कि अगर सुख दिया जाए तो लोग आलसी होंगे कि नहीं, इसीलिए कहा गया कि आप उतना सुख नहीं दिया जाए जितना में लोग क्या हो जाए, आलसी हो जाए, अलसपना उसके अंदर आ जाए। अगर अलसपना आ गया तो वही क्या है, उसका शत्रु है, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जानने का उन्होंने कोशिश किया था वीरेश्वर नाम का मंत्री। ठीक है, ये कथा तो बहुत व्यंग्यात्मकता है, लेकिन ये रियल लाइफ का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन में इस आलस को छोड़ना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित भी की जाती है। ये तो कहानी है, उसको लिख दिए हैं। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से, हाँ भागा नहीं, और उसने क्या कहा, जो ओरिजिनल आलसी था उसने क्या कहा कि गीले कपड़े से ढकने में घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र है, यानी सिर्फ दया के पात्र है, वो और कुछ के पात्र नहीं है। ठीक है, इसलिए आलसी लोगों के लिए सिर्फ जो दयालु लोग होंगे वही उसकी सेवा कर पाएंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। ये तो आप भी दे सकते हो, इतना पढ़ लिए। पहला लाइन, जो कौन इसने इसको लिखा, तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कहाँ से, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है और एक उपदेशात्मक लघु कथा है या व्यंग्यात्मक लघु कथा है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन लिखा, विद्यापति ने मैथिली, अवरहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। मिथिला के तो थे ही ये, तो मैथिली इनको तो आता ही था। ठीक है, पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। देखिए, पुरुष परीक्षा एक बहुत बड़ा उसका ग्रंथ है, उसमें से एक छोटा सा ये चैप्टर आपको निकाल के दे दिया गया है। उसमें आपको और क्या क्या, धर्म, अर्थ और काम, ये सब के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इस पाठ से संसार के विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है कि ये संसार कैसे चल रहा है, वो विचित्र है, कैसे लोग मतलब अगर उनको सुविधा दिया जाए तो वो भी क्या हो जाए, आलसी हो जाए। ऐसे ऐसे मतलब ज्ञान इतना बड़ा बड़ा एक छोटा सा कहानी व्यंग्यात्मक रूप से ये हमला बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्य हमने लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन, अलस कथा का क्या संदेश है। तो आपको ही पता है कि अलस कथा का क्या संदेश है। आलस करना चाहिए नहीं, आलस से नहीं करना चाहिए, ये मानव का बहुत बड़ा शत्रु होता है। अगर हमने आलस अपने अंदर रख लिए तो फिर हम कभी सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि अलस कथा का संदेश यह है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो, यानी
उद्यमी बने, साहसी बने और अपने कामों में लग जाए। ठीक है, ये है आपका अलस कथा पाठ का संदेश। कितना शानदार आपको क्वेश्चन भी है और ये आपको जीवन जीने का तरीका भी बता रहा है। ठीक है, मज़ा भी आया और तरीके भी सीख गए। ये आपको हंसते हंसते इसमें सिखाने का प्रयास किया गया। अगला सवाल, नंबरिंग मिस्टेक हो गया, आप उसके लिए चिंता मत करना। यहाँ 3 है ना, तो ये 4 5 क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन है आपका, आलसी पुरुषों को आग किसने निकाला? आग से किसने निकाला? जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी यानी नियोगी पुरुष ने आकर उनके केसों यानी बालों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए क्या किया था? बाहर किया था। ये मैंने कहानी में पढ़ा है ना। ठीक है, इस प्रकार आलसी पुरुष को आग से क्या हो गए? बच गए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। ये तो आप पढ़े ही थे, आग लगने से भी नहीं भागे थे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वो जान रहे हैं कि घर में क्या है? आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि ना, हम अपने से उठ के नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा कष्ट है उठ के जाने में। कोई धार्मिक और दयालु व्यक्ति आकर क्या करे? आग पर जल या वस्त्र या कंबल डाल दे। ठीक है, जिससे आग क्या हो जाए? बुझ जाए। अच्छा, आग को बुझाने की बात है तो उनके शरीर पर डालने की कोई जरूरत नहीं है, आगे को बुझा दीजिए हमसे जैसे कि तैसे ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, चारों आलसी पुरुष को आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो वही सब उनका जो वार्तालाप आपने जो मैंने पढ़ाया है उसको लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका इस चैप्टर का। अब थोड़ा सा एक बार हम इसको एक नज़र में देख लेते हैं, अलस कथा। ठीक है, आपको भी क्लियर समझ में आ गया होगा और एक बार देख लेंगे तो और आपको जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें 1% भी गलती नहीं होगी। ओके, चलिए, आपका कौन सा चैप्टर था? तो अलस कथा था सर। ठीक है, अलस कथा। ये अलस कथा के लेखक कौन है? तो इसके सर लेखक है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। कहाँ के हैं? तो ये मैथिली के हैं, मैथिली कवि। ठीक है, मैथिली कवि। इसमें अलस कथा में कौन मंत्री थे? तो मंत्री का नाम था बीरेश्वर। कौन थे? बीरेश्वर। कौन मंत्री थे सर? बीरेश्वर थे। ठीक है, आलसी की संख्या कितनी थी? तो आलसी की संख्या 4 थी। ये कहाँ से लिया गया अलस कथा? तो पुरुष परीक्षा से। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। ठीक है, ये चारों आलसी आपस में क्या बात करते थे? ये आलसी नंबर एक नंबर आलसी ने क्या कहा था? तो 1 नंबर आलसी ने कहा कि कोलाहल कैसा, यानी हल्ला उल्ला क्यों हो रहा है ऐसा, ये कोलाहल कैसा है। तब दूसरा नंबर आलसी ने क्या कहा? तो दूसरा नंबर ने कहा लगता है आग लगी है। क्या कहा था? लगता है आग लगी है। ठीक है, देख भी रहा है लेकिन उसको इतना ज़्यादा आलस भरा हुआ है कि उसको पता नहीं है। तीसरा ने क्या कहा सर? तो तीसरा ने कहा कि कोई धार्मिक नहीं है जो हमें आग से बचाए। कोई धार्मिक नहीं है जो हमें आग से बचाए। ठीक है, और चौथे ने क्या कहा था सर? आप लोग भी अपने अपने मन में बोलेंगे तो आपको क्लियर होगा। अरे बचा लो, बचा लो मतलब बकबक करने वालों, चुपचाप क्यों नहीं सोते? चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। ये इनका चारों का बात था, ये एग्जाम में पूछता है। ओके, चलिए, ये पुरुष परीक्षा से लिया गया, मैंने लिख ही दिया इसको। ये क्लियर हो गया। उसके बाद और भी क्या और कुछ बातें थी? तो मंत्री जो बीरेश्वर था वो कहाँ के थे? ये मिथिला का ही एक कहानी है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर का एक नज़र जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, अलस कथा पाठ में कौन भाग गए? तो भागे कौन थे? तो धूर्त लोग भागे थे। कैसे लोग भागे थे? धूर्त, जो आलसी का ढंग बना के आए थे, धूर्त लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे। चलिए, ये मैंने इसका मोटा मोटी बात इस चैप्टर का बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने बता दिया, आपको आराम से जाना है, आप यहाँ से आप अपने पीडीएफ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर अच्छा है, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, जो मैं इसको हम क्या कर सकूँ फिर से बताऊंगा। अगर आपको कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो और जो भी अगर कमी भी दिख रहा हो तो आप मुझे बताएं, फिर मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।